दोस्तों नमस्कार। बहुत ही महंगा चुनाव है ये महाराष्ट्र का चुनाव। कल्पना कर सकते हैं कि हर सीट की कीमत 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। क्या वाकई ये कल्पना की जा सकती है कि इस बार जितने भी उम्मीदवार मैदान में हैं सभी ये मानकर चल रहे हैं कि यह चुनाव या तो उनके लिए आने वाले वक्त में एक नया रास्ता खोल देगा या फिर यह चुनाव उनके अस्तित्व की लड़ाई का सवाल है और ये आखिरी चुनाव साबित ना हो जाए। महाराष्ट्र की राजनीति बरसों बरस से चलती चली आ रही है। सही मायने में कहें तो 1950 के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी अलग अलग राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल को छोड़कर निकल कर आए उसमें शिवसेना ही एकमात्र पार्टी रही जो बनी और चलती चली गई और फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ उनका गठबंधन भी हुआ। लेकिन पहली बार सवाल उस शिवसेना का भी है। कौन सी है असली शिवसेना? कौन है असली शिवसैनिक? कौन है जो हिंदुत्व के आश्रय वोट मांगेगा और कौन है शिवसैनिक जो इस दौर में सेकुलर हो चला है? जी नहीं, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव में जितना पैसा लगता है और खास तौर से मुंबई शहर हो, मुंबई के सब अर्न का इलाका हो, यानी मुंबई से सटे हुए सबर्न के इलाके जो जाने जाते हैं जहां पर अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और बसते हैं, जमीन का एक एक टुकड़ा क्या कीमत में लगाया जा सकता है सिर्फ आप सोच सकते हैं। लेकिन पहली बार महाराष्ट्र के भीतर हर दूसरी सीट पर एक बागी है और जो बागी है उसकी अपनी राजनीतिक पहचान भी कोई छोटी नहीं है। राजनीतिक तौर पर उसने बड़ी मशक्कत की या राजनीतिक तौर पर उसके परिवार ने बड़ी राजनीतिक जमीन बनाई, लेकिन इस चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि हर दूसरी सीट पर बागी है। वो बागी कांग्रेस का हो सकता है, वो बीजेपी का हो सकता है, वो एनसीपी के भीतर दोनों गुटों का हो सकता है, शिवसेना के भीतर दोनों गुटों का हो सकता है। दरअसल जैसे ही आप चुनाव के मैदान में आते हैं आपके पीछे एक पूरी की पूरी फौज खड़ी हो जाती है जो आप पर पैसा लगाती है। यह नेताओं की नगरी है, ये कहें सही मायने में लूट और वसूली का दौर है। असल में राजनीति का मतलब दरअसल हर काम में एक ऐसे लाइसेंस को पा जाना है जिसके बाद जो भी पैसा कमाना चाहता है उसके लिए रास्ता अनुकूल और सुविधाजनक वो नेता कर सकता है। यह कॉरपोरेटर से लेकर विधायक और सांसद तक की परिस्थिति महाराष्ट्र के भीतर है। तो जरा कल्पना कीजिए, पहली बार 6 राजनीतिक दल मैदान में है जिसमें से 2 राजनीतिक दल तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बारामती किसका होगा, शरद पवार का या अजीत पवार का? मुंबई किसकी होगी, उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे की? ठाणे किसका होगा, कल्याण किसका होगा, कोंकण का इलाका किसका होगा, यहां तक कि विदर्भ भी किसका होगा? वो क्या वाकई गडकरी के हिसाब से चलता है या फिर देवेंद्र फडणवीस की दखल है या वो भी इस दौर में गायब हो गई? मराठवाड़ा किसका है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के साथ साथ महाराष्ट्र में सिर्फ राजनीतिक जमीन नहीं चलती है बल्कि उस राजनीतिक जमीन पर धंधा करने वालों का पूरा एक बिजनेस मॉडल चलता है। और एवरेज जो हमारी टीम ने पता लगाया कि मुंबई और सबर्न के इलाके में वहां की जो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त पूरी की पूरी सीटों को लेकर अगर आप परखना चाहते हैं तो इस रूप में परखिए कि दरअसल मुंबई में 36 सीटें हैं। उनमें से जब आप हर इलाके में जाएंगे, चाहे मुंबई शहर के भीतर धारावी का इलाका हो, चाहे वडाला का इलाका हो, वर्ली का इलाका हो, माहिम का इलाका हो, बायकुला हो, कोलाबा हो, मुंबई देवी हो, मालाबार हिल हो, ये शहरी इलाके हैं। लेकिन इसके साथ साथ सब अर्बन इलाके जो हैं, जिसको दिल्ली में लोग जैसे कहते हैं एनसीआर का इलाका, वैसे ही सब अर्बन का इलाका, चाहे वो अंधेरी का इलाका हो, विले पार्ले हो, घाटकोपर, चेंबूर, कुर्ला, कालिना, बांद्रा, ये सब क्या है? दहीसर, बोरीवली, मुलुंड, विक्रोली, मांडुप, जोगेश्वरी, वारसोवा, इनके नाम का जिक्र आज क्यों लेना पड़ रहा है? उम्मीदवारों के आश्रय नहीं ले रहे हैं। इन तमाम जगहों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी है और पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 150 से ज्यादा यानी 288 सीटें हैं, लेकिन 150 से ज्यादा उम्मीदवार वैसे मैदान में हैं जो कल तक अपनी राजनीति अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कर रहे थे, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय मैदान में है। यानी एक मैसेज बहुत साफ है कि यह चुनाव आखिर
किन नेताओं के लिए आखिरी चुनाव साबित हो सकता है, उससे बड़ा सवाल यह उभर कर आ गया है कि अब वाकई यह चुनाव बड़े बड़े राजनीतिक दलों के और खास तौर से ठाकरे परिवार तक के लिए आखिरी चुनाव तो नहीं होगा। यह सवाल भी इसलिए है क्योंकि क्या आदित्य ठाकरे इस बार चुनाव जीत जाएंगे? मिलिंद देवड़ा उनके खिलाफ खड़े हैं। मिलिंद देवड़ा के पक्ष में एक वक्त मुकेश अंबानी तक रहे हैं, कांग्रेस के लाडले रहे हैं। वर्ली से आदित्य के खिलाफ मिलिंद देवड़ा हैं, और वहां के जो मेट्रो के प्रोजेक्ट हो, वहां मां लक्ष्मी रेस कोर्स के जो प्रोजेक्ट हो, कितना हजारों करोड़ का मामला उसमें लगा हुआ हो, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी जब आप परखना शुरू कीजिएगा तो एवरेज निकल कर आता है। खास तौर से मुंबई और सबन के इलाके में एवरेज, जो न्यूनतम का एवरेज है, वो है 1000 करोड़ रुपया। ये 1000 करोड़ रुपया हर उम्मीदवार के पीछे जो कि बागी है, यानी पार्टियों से हटकर जो व्यक्ति खड़ा है, उसके पीछे जो पैसा लगेगा वो इतनी बड़ी तादाद में बहुत मिनिमम है। तो जरा सोचिए, यह चुनाव किस राजनीति की दिशा में महाराष्ट्र को तय करने वाला है। पूरी शिवसेना, वो उद्धव ठाकरे की हो या एकनाथ शिंदे की हो, यह अलग मसला है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है। लेकिन यह भी एक सच है कि शरद पवार, जिनकी राजनीति बरसों बरस की धाक के साथ बनी रही, वो पुलिस महकमा हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो अंडरवर्ल्ड हो, वो किसी भी माफिया के रूप में हो या फिर किसी भी सामाजिक कार्य के तौर पर जिसकी पहचान हो, शरद पवार का वर्चस्व, उनकी दखल हर क्षेत्र में रही। लेकिन पहली बार वो कब्जे की लड़ाई के दिशा में अजीत पवार या शरद पवार, इस दिशा में लड़ाई बढ़ चुकी है। यही स्थिति मुंबई, कल्याण, ठाणे और यही स्थिति कोंकण तक के बीच में आकर टिक गई है कि आखिर शिवसैनिक असल में है कौन। और इस राजनीति का कोई ओर छोर नहीं है, इसलिए क्योंकि इस चुनाव परिणाम के बाद जो इस बार चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद राजनीति पूरे महाराष्ट्र की बदल जाएगी। इतनी बड़ी तादाद में जब पैसे का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ बागियों के पीछे एवरेज 1000 करोड़ रुपए है, तो बागी दर बागी अगर देखते चले जाइएगा, बोरीवली में गोपाल शेट्टी खड़े होते हैं जो बीजेपी के हैं, तो बीजेपी में भी बागी है। उमरेठ में राजू पारडे खड़े होते हैं जो शिवसेना शिंदे के हैं, वह भी बागी हैं। अंधेरी पूर्व में एक वक्त इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पहचान थी और उनकी पत्नी स्वीकृति शर्मा इंडिपेंडेंट की लड़ाई में सामने आकर खड़ी हो गई है। छिंचवाड़ के दौर में नाना काटे जो कि एनसीपी से जुड़े हुए हैं, वह भी चुनाव मैदान में है, इंडिपेंडेंट। माना खुर्द में शिवाजी नगर जो कि नवाब मलिक सामने आए हैं और एनसीपी की टिकट यानी अजीत पवार के टिकट पर हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के ही लोग हैं। और खुलकर कहने से कह नहीं रहे हैं कि दरअसल इनके ताल्लुकात दाऊद इब्राहिम के साथ रहे हैं। सवाल तो यह भी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वोरा कमेटी की रिपोर्ट ने तो शरद पवार पर भी उस दौर में उंगली उठाई थी, और उस दौर के बाद भी राजनीति शरद पवार ने ही संभाली। 93 सीरियल ब्लास्ट, उन परिस्थितियों से जब आप गुजरना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है राजनीतिक तौर पर आपको बार बार दो ही मैसेज आए। महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसे पैसे के ढेर पर खड़ी रहती है और चलती है जो कि सत्ता में आने के बाद एक पूंजी को बनाते चले जाता है। और आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले को अगर आप देखिएगा तो कोई कहने से चूकता नहीं, उसने अंधेरी को बेच दिया, उसने बांद्रा की समूची जमीन को हड़प लिया, उसने मानखुर्द के इलाके में देखिए क्या कर डाला है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो बतलाती है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के ये चुनाव एक उस दिशा में बढ़ चुके हैं जहां नेता और पॉलिटिकल पार्टीज के भी अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। और इस सवाल की नब्ज में सीधा सवाल यही है कि पार्टी के खिलाफ पार्टी है, अपने ही सहयोगी पार्टी के खिलाफ भी पार्टी है, और अपने ही चचा भतीजे की लड़ाई भी खुलकर हो रही है। और इन परिस्थिति में कौन किसे कैसे साधेगा यह तो दूर की गोटी है। एक एक हिस्से को आइए जरा परखना शुरू करें, लेकिन उससे पहले सुनना चाहिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी देवेंद्र फडणवीस जब ये कहते हैं दिवाली बीतने दीजिए बता देंगे, दरअसल दाऊद के साथ संबंध किसके, और दाऊद के साथ जिसके संबंध का जिक्र कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ है।
नवाब मलिक मानखुर शिवाजी नगर से उम्मीदवार हैं। वहां की कई बस्तियों को उन्होंने बसाया है और जब उन पर ईडी का छापा पड़ रहा था तो बस्तियां दर बस्तियां और जमीन दर जमीन वो दस्तावेजों को सामने लाया गया। लेकिन अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है, ये वही बीजेपी है जिसने उन्हें जेल में डाला? ये वही बीजेपी है जिन्होंने उनको जमानत दिला दी? ये वही बीजेपी है जो दाऊद के साथ संबंध जोड़ती है? ये वही बीजेपी है जो उन्हें संबंधों को पुख्ता तौर पर सबूत के तौर पर सत्ता में रहते हुए पेश कर नहीं पाती है? तो चुनाव का वक्त है। दरअसल ये पूरा खेल पैसे का है, लेकिन इस आवाज को सुनना चाहिए। इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। यह सियासत का एक चेहरा भर है, क्योंकि जितनी बड़ी पूंजी, जितना बड़ा पैसा, जितना बड़ा माफिया, जितनी बड़ी वसूली, जितना बड़ा लूटपाट की परिस्थितियां महाराष्ट्र की राजनीति में सीट दर सीट चलती चली जाएगी, उसमें सवाल सिर्फ यही रहता है कि एक बार चुनाव जीत तो जाए। नागपुर से लगा हुआ है काटोल का इलाका और काटोल में एक वक्त अनिल देशमुख जीते थे। अनिल देशमुख एनसीपी के एक वक्त गृह राज्य मंत्री वहां पर थे, गृह मंत्री के तौर पर महाराष्ट्र के, लेकिन उन्हें जेल में डाला गया। ईडी ने उनके खिलाफ केस चलाया क्योंकि जो चाहते थे सत्ताधारी या बीजेपी जो चाहती थी वो उन्होंने नहीं किया, जो बाद में निकलकर उन्होंने बताया। उसी काटोल सीट पर वो चूंकि एमएलए हैं, शरद पवार के साथ चले गए, तो यहां अजीत पवार ने अपना दावा ठोक दिया। नरेश अरसड़े उनको टिकट दे दिया। बीजेपी ने कहा जी नहीं, नागपुर से सटे काटोल की अहमियत हम समझते हैं, तो उन्होंने चरण सिंह ठाकुर को टिकट दे दिया। दोनों आमने सामने खड़े हैं। ऐसी ही परिस्थिति अलग अलग जगहों पर, पंढरपुर में एनसीपी के अनिल सावंत जो शरद पवार की पार्टी के हैं और कांग्रेस ने भागीरथ झालके, दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। परंडा में जो रंजीत पाटिल है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के, वो तो सामने अजीत पवार, सामने शरद पवार की एनसीपी के राहुल मोटे आकर खड़े हो गए। सोलापुर दक्षिण का इलाका उद्धव ठाकरे की पार्टी अमर पाटिल को लेती है, तो कांग्रेस के उम्मीदवार जिन्हें वो टिकट देना चाहती थी, टिकट नहीं मिलता है, तो इंडिपेंडेंट दिलीप माने आकर खड़े हो जाते हैं। ये सब क्यों खड़े हैं? आखिर वहां की गणित क्या पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से चलती है या उम्मीदवार के हिसाब से चलती है? तो एक चीज और समझिए, राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र के जिस इलाके का जो विधायक होता है उस इलाके में उसी की चलती है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो। और महाराष्ट्र बिजनेस मॉडल के एक ऐसे पॉलिटिकल चेहरे पर टिका हुआ है जिसमें इतना पैसा अलग अलग जगहों पर मौजूद है। मुंबई और सबर्बन का इलाका तो अपनी जगह है, लेकिन उससे सटा हुआ वेस्टर्न महाराष्ट्र का इलाका जहां पर शरद पवार की तूती बोलती है, उस इलाके में बारामती भी आता है। बारामती पर कब्जा किसका होगा ये बताना होगा। एक तरफ चचा भतीजे की लड़ाई, दूसरी तरफ अपने ही परिवार से दूसरे को उठाकर सामने रख दिया कि अब तुम अपने चचा को हराओ, यानी तीन पीढ़ियां आमने सामने खड़ी है। वेस्टर्न महाराष्ट्र की 70 सीटों में से 38 सीटों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी है। विदर्भ में 62 में से लगभग 27 जगहों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी है। मराठवाड़ा की 46 में से 26 सीटों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी है। ठाणे और कोकण के इलाके में जहां 39 सीट है, यहां पर तो सबसे ज्यादा फीसदी के लिहाज से लगभग 29 सीटों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी है। मुंबई की 36 सीटों में से 27 सीटों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी है। नॉर्थ महाराष्ट्र की 35 सीटों में से लगभग 18 सीटों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी है, यानी 150 से ज्यादा हर दूसरी सीट पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी। और उस बागी को जिताने का काम उस इलाके के वो प्रभावी तबका कर रहा है जो जान चुका है कि दरअसल बीजेपी से अब कोई काम निकलेगा नहीं, एकनाथ शिंदे से कोई काम निकलेगा नहीं। एकनाथ शिंदे भी बीजेपी के इशारे पर रहेंगे, क्योंकि इस दौर में बीजेपी जिस लड़ाई को लड़ रही है उसने 152 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और उसका मानना बहुत साफ है, हम चुनाव जीतेंगे तो कम से कम 110 सीटों पर तो जीत ही जाएंगे। पिछली बार 103 था, इस बार 110 है। लेकिन समझना होगा असल लड़ाई शिवसेना के भीतर क्यों मची हुई है। पिछले चुनाव में शिवसेना 124 सीटों पर लड़ी थी। शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई।
दो हिस्सों में तो एनसीपी भी बट गई, लेकिन एनसीपी भी 124 सीटों पर पिछली बार लड़ी थी और इस बार अगर दोनों एनसीपी, शरद पवार और अजीत पवार दोनों को मिला दीजिएगा तो 124 में तकरीबन 15 सीट ही जुड़ पाई और 139 सीटों पर दोनों आमने सामने हैं। जो शरद पवार हैं वो 87 सीटों पर लड़ रहे हैं, जो अजीत पवार हैं वो 52 सीटों पर लड़ रहे हैं, यानी 139। पिछली बार दोनों मिले हुए थे तो 124 सीटों पर लड़ रहे थे। लेकिन शिवसेना 124 सीटों पर पिछली बार लड़ी थी, इस बार उद्धव ठाकरे 96 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और एकनाथ शिंदे 80 सीटों पर लड़ रहे हैं। यानी पिछली बार 124 था, इस बार यह बढ़कर 176 हो गया है, यानी 52 सीट। एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, अगर बीजेपी 152 सीटों पर है और बटी हुई शिवसेना 176 सीटों पर है, तो इन 176 सीटों में से अगर वह 110-120 सीट जीत जाती और दोनों मिल जाती है तो क्या होगा? इसको भी रोकने के उपाय बीजेपी ने बाखूबी की और तकरीबन 17 उम्मीदवार ऐसे हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो खड़े हुए हैं एकनाथ शिंदे की तरफ से, जिससे बागी का हिस्सा गायब हो जाए, पैसा एक जगह सिमट जाए। जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो कम से कम इधर उधर ना देखें। लेकिन इसके बावजूद भी जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की और शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, इसमें 176 में से लगभग 89 सीटों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी आपको अलग अलग जगहों पर दिखाई देगी। यह मैसेज क्या है? यह मैसेज है कि कोई भी जीत सकता है। यह मैसेज है किसी को भी हराया जा सकता है। यह मैसेज है कि जितनी बड़ी तादाद में पैसा देने वाले तैयार हैं और जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर, जिन जमीन को लेकर, अपने काम को कराने को लेकर जो पिछले बरसों बरस से रुका रहा, उसमें तेजी लानी है। क्योंकि उद्धव ठाकरे की सत्ता जिस तरीके से चली गई है, उनके साथ लोगों ने सोचा नहीं था और अब एकनाथ शिंदे के पास वो सत्ता लौट के आ जाएगी, ये उनके साथ खड़े लोग सोच नहीं पा रहे हैं। तो हर कोई अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पैसा मैदान में लगा चुका है और हर उम्मीदवार के भीतर इतना पैसा डाल दिया गया है कि उसका कोई और छोर नहीं है। और शायद यही वजह है लड़ाई खुलकर हो रही है। इस खुलकर लड़ाई का मतलब यह है कि अब भतीजा खुलकर चचा के खिलाफ बोलने से कतराता नहीं है और भगवा कहां पर लहराएगा इसको बताने से खुले तौर पर अब देवेंद्र फडणवीस भी कतराते नाही है। इस्लामपूरला सांगितलं होतं, मी टीका केली होती त्याच्यावर. कशाला रे म्हणले, तंबाखू खात असतो, हे लोकांना कॅन्सर होतात, कारण साहेबांना पण तो गंभीर आजार झाला होता. म्हणलं गप्प बस राव, आपल्याला लय काम करायचंय पुढं. पण ती कुठलं गुपचूप, मी नसलो की गुपचूप सोडायचं, मी असलो की म्हणायचं कुठे दादा काही नाही काय. पण मी माझ्याकरता नव्हतं सांगत, मी त्याच्याकरता सांगत होतो. आणि हे सगळं दुर्दैवाने झालं, हे काढायचं काही गरज नव्हती. पण नंतर माझ्यावर आरोप झाले, मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. म्हणले याच्यावर 70,000 कोटीचा आरोप करूया आणि सारखं 70,000 म्हणायचं. देखिए, थाना ये हमेशा भगवा था, भगवा है, भगवा रहेगा। मुख्यमंत्री जी का फॉर्म हम भर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड वोटों से आएंगे, अपने ही पुराने रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे। थाना में तीनों सीटें, 2 शिवसेना 1 बीजेपी, ये प्रचंड मतों से आएगी। ठाणे की पहचान दरअसल शिवसेना या भगवा के साथ नहीं बल्कि आनंद दीघे के साथ जुड़ी रही है। आनंद दीघे बाला साहब ठाकरे के सबसे महत्वपूर्ण सिपहसालार, लेकिन उनकी हत्या हो गई। आनंद दीघे का नाम आज भी ठाणे के इलाके में गूंजता है और ठाणे में आनंद दीघे की मौजूदगी इस बात का भी एहसास दिलाती है कि खुद एकनाथ शिंदे उन्हें अपना गुरु मानते हैं। और ठाणे के भीतर की मौजूदगी शिवसेना को लेकर आनंद दीघे के करीबियों के भीतर कई बार अलग अलग तरीके से पनपी भी है। इसीलिए इस क्षेत्र में ठाकरे परिवार की मौजूदगी और आनंद दीघे के समर्थक या उनको चाहने वाले लोगों की मौजूदगी कई बार टकराती भी रही है। और यह सवाल अब एकनाथ शिंदे के साथ इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि एकनाथ शिंदे ठाकरे परिवार के छांव से निकलकर अपने तौर पर बीजेपी के साथ खड़े हो गए। यानी टकराव की परिस्थिति चाहे वो भगवा हो, हिंदुत्व हो, शिवसैनिक ही क्यों ना हो, सत्ता की नई परिस्थितियों ने शिवसेना को जो बीच से तोड़ दिया, उसने बिल्कुल नई परिस्थितियों को पैदा बीजेपी के लिए किया, जहां पर वह किसके राग में अपना राग
आगे बढ़ाने लगे, या मिला दे सुर तेरा मेरा। इसीलिए बार बार जिक्र जब जब शिवसैनिक और शिवसेना का होता है तो बीजेपी खुले तौर पर यह कहने और बोलने से कतराती नहीं है कि दरअसल एकनाथ शिंदे ही शिवसैनिक है, वही भगवा है, वही हिंदुत्व है। यानी ठाकरे परिवार को दरकिनार करना और हाशिए पर ले आना। यहीं से वो सवाल खड़ा होता है कि दरअसल बाला साहब ठाकरे जिस मराठी मानुष का जिक्र करते थे, उस नब्ज को पकड़ने की कोशिश इस दौर में गुजराती वर्सेस मराठी का जिक्र शिवसेना करने से कतरा नहीं रही है, जो उद्धव ठाकरे की है। क्योंकि उसे पता है कि बीते लंबे वक्त से अगर यह मैसेज चलता चला गया कि वो सत्ता में नहीं आएंगे तो उनके साथ खड़े लोग धीरे धीरे छितराते जाएंगे, और उनके लिए एक जगह एकनाथ शिंदे ने बना रखी है। लेकिन उसके आगे का सवाल यह है कि बड़ी तादाद में, आज से नहीं ठाकरे के दौर से ही शिवसैनिकों के पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं रही, और जितनी बड़ी तादाद में जो भी मुंबई पहुंचा वो धंधे के लिहाज से पहुंचा या रोजगार की खोज में पहुंचा, उसको पनाह महाराष्ट्र के भीतर और मुंबई और सबर्णन के इलाके में शिवसेना ने दी। वो शिवसेना दो हिस्सों में, या सत्ता एकनाथ शिंदे के पास खड़ी है। इसीलिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना बार बार कहती है ये किनका जिक्र करते हैं, किस रूप में करते हैं, ये तो सारे प्रोजेक्ट्स यहां से उड़ा के गुजरात ले जाते हैं। यानी मराठी मानुष को रोजगार मिलता नहीं, मराठी मानुष के साथ विदर्भ को भी जोड़ते हैं। और इस परिस्थिति के भीतर क्या वाकई मराठी मानुष की परिस्थिति जागकर उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी हो जाएगी जब इन बातों का जिक्र होता है? तो देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर विश्वास मत रखना। टाटा एयरबस के बारे में बोलिए, 40,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट नागपुर में होने वाला था, उनका ही नागपुर है ना विदर्भ में, और 10,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला थे वहां पे। वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी अमित शाह उठाकर गुजरात में लेकर जाते हैं, उसका तो उद्घाटन हो गया। देवेंद्र जी, आप उसके ऊपर बात कीजिए, उसके ऊपर बात कीजिए। शरद पवार जी के जमाने में क्या हो गया, हमारे जमाने में क्या हो गया, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। असल में महाराष्ट्र के इस चुनाव का मैसेज कमोवेश हर राजनीतिक दल और हर नेता के लिए बहुत साफ है, और खास तौर से उन नेताओं के लिए जिन नेताओं ने बरसों बरस की राजनीति की है। यानी जो भी पारंपरिक नेता आपके जहन में, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे एनसीपी का हो, या कांग्रेस का ही क्यों ना हो, हर किसी को पता है कि यह चुनाव हारने के बाद उनका आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। आखिरी चुनाव का मतलब यह है कि राजनीति अब इस बात की इजाजत देती नहीं है कि चुनाव हारने के बाद आप धंधा कर सकें, आप वसूली कर सकें, आप लूट में शामिल हो सके, आप प्रोजेक्ट इधर से उधर दिला सके। यह संभव नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के दौर की राजनीति ने मैसेज कम से कम पूरे महाराष्ट्र को दिया, रिमोट दिल्ली के हाथ में है। और दिल्ली का मतलब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की मौजूदगी उस राजनीति को साधने की है, जहां वो महाराष्ट्र को ना तो मराठी मानुष की तर्ज पर देखेगी और ना ही महाराष्ट्र को गुजराती वर्सेस महाराष्ट्र की तर्ज पर देखना चाहती है। वह तो जानती है कि दरअसल कॉरपोरेट और पैसे की एक ऐसी जगह है जहां पर अभी आने वाले वक्त में बहुत पैसा लगना है, बहुत पैसा निकलना है। ऐसी राजनीति के मुहाने पर अगर वो तमाम नेता खड़े हों, वो अनिल देशमुख हो सकते हैं, वो अजीत पवार हो सकते हैं, वो शरद पवार हो सकते हैं, वो उद्धव ठाकरे हो सकते हैं, वो आदित्य ठाकरे हो सकते हैं, वो मिलिंद देवड़ा भी हो सकते हैं, वो छगन भुजबल हो सकते हैं, वो नवाब मलिक भी हो सकते हैं। छगन भुजबल के भतीजे भी तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं नंदगांव से, समीर भुजबल। यानी वर्चस्व की इस लड़ाई में हर किसी को अपनी राजनीतिक जमीन न सिर्फ बचानी है, बल्कि चुनाव जीतने के बाद उस मुख्यधारा की बिजनेस मॉडल की परिस्थिति में शामिल रहना है, जो कि आने वाले वक्त में उनके हाथ से निकल सकती है। यही वो वजह है जिसमें कमोवेश पूरे महाराष्ट्र के भीतर अलग अलग क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से सीटों की बोली है। जहां जिस प्रोजेक्ट के आश्रय किसी का पैसा अटका है, और वो पैसा कम से कम हमने आपको 1,000 करोड़ का आंकड़ा एक दिया है। महाराष्ट्र के भीतर मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र में कम से कम ऐसे सैकड़ों सीटें भी आती हैं, और सैकड़ों जिले के भीतर के समाये हुए वो पट्टे भी आते हैं, जो जिले हैं और उनके भीतर सैकड़ों अलग अलग पट्टे बिखरे पड़े हैं।
जिनकी बोली लगेगी और बोली के आश्रय किस प्रोजेक्ट को किसको जगह मिलेगी, क्योंकि एक पूरा नेक्सस इस दौर में 2019 के बाद से 2024 के बीच में पहले उद्धव ठाकरे और उसके बाद एकनाथ शिंदे के आश्रय जो काम करते रहा, उसने एक झटके में एक दूसरे के खिलाफ की परिस्थितियां खड़ी कर दी। वो चाहे नौकरशाही हो, चाहे पुलिस हो, चाहे बिल्डर लॉबी हो, चाहे भूमि माफिया हो, चाहे धंधा करने वालों को अपने जगह खोजने की चाहत हो, चाहे गुजरात से आए हुए व्यापारियों की पूरी फौज मुंबई में जगह बनाने की दिशा में बढ़ क्यों ना रही हो। हर किसी को पता है कि अब 2024 के बाद, इस चुनाव के तुरंत बाद बीएमसी के चुनाव होंगे और उसके आश्रय एक स्थिरता राजनीतिक तौर पर लाने की कोशिश की जाएगी, जिससे पॉलिटिकल उगाही के लिए रास्ता लगातार बना रहे। और उसमें कौन कैसे शरीक होगा, इसीलिए 2014 में बागियों की तादाद 22 थी, 2019 में बागियों की तादाद 48 तक पहुंच गई, लेकिन 2024 में अभी तक बागियों की तादाद 150 के पार है, 162 है। 4 नवंबर के बाद वो कहां पर आकर टिकता है और वो पैसा कैसे शिफ्ट होगा किस पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, यह भी महत्वपूर्ण है। जो निर्दलीय नाम वापस लेगा वो किसके पक्ष में जा रहा है और उसके पीछे लगा हुआ पैसा जो है वो किसी नेता के पीछे कैसे लगेगा, जिससे एक पूरी की पूरी धारा कम से कम बनी रहे। इसका इंतजार कीजिए, क्योंकि 4 तारीख के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी कि कौन सा नेता किसके पक्ष में और कौन से पैसा देने वाले लोग अब किसके पक्ष में आकर खड़े हैं। क्योंकि यह चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बल्कि महाराष्ट्र के भीतर राजनीति करने वालों के अस्तित्व और उनके आखिरी और पहले चुनाव से भी जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।